सारे मध्य प्रदेश में अब तमाम लोगों की निगाहें सिर्फ दमोह विधानसभा सीट पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला होने जा रहा है वो बड़ा रोचक है। अभी तक आपने क्रिकेट मैच में सुना होगा कि बड़ा रोमांचक मैच, लेकिन अब हम इसको विधानसभा का जो दमोह विधानसभा उपचुनाव होना है वो भी किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं, जो संभावनाओं का मैच साबित दिखाई दे रहा है। या यूं कहें कि अब चुनाव भी संभावनाओं पर टिक गया है, क्योंकि इस तरह की स्थिति बन चुकी है दमोह में कि भारतीय जनता पार्टी में जहां पर भाजपा दो खेमों में बटी नज़र आती है, तो वहीं कांग्रेस को भी अपनी राह आसान नज़र आती है। लेकिन इन सब के बावजूद दमोह शहर का बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, आखिर उसका जनप्रतिनिधि कैसा हो, ये हम उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए वकील साहब मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे जो शहर के एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जनप्रतिनिधि और शहर का कैसा हो, जिले का? अपन जनप्रतिनिधि और शहर के नेता के पहले अपन ये सोचें कि भारतीय जो लोकतंत्र है, जनमत है, उसको जिंदा रहना चाहिए। ये जो चुनाव है, एक्चुअली जनमत को मिटाकर वो धनबल से मिटाया गया, कैसे मिटाया गया इससे मतलब नहीं है, लेकिन जनमत तो मिटाया गया। एक जनतांत्रिक सरकार जो चुनी गई थी, पूर्ण बहुमत आया था, उसको मिटा दी गया है। और उसमें ये व्यक्ति भी शामिल है जो अभी भाजपा का प्रत्याशी जिसको बनाया गया है, राहुल सिंह। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना है और राहुल सिंह जैसे लोगों को यदि दोबारा हम चुनते हैं, दोबारा उन्हें जनप्रतिनिधित्व देते हैं, तो ये माना जाएगा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के गिरने को और जनमत के मिटा देने को हम बर्दाश्त कर लेते हैं और हम फिर से उनको चुन लेते हैं जिन्होंने सारे मूल्यों को तोड़कर अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार हो, चाहे कोई हो, वो कुछ भी कहें, लेकिन उनने अपनी सत्ता पाने के लिए सारे मूल्यों को तोड़ के सारी मर्यादाओं को एक तरफ रख के और उनने ये सत्ता हथियाई है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो खासकर राहुल सिंह को वोट नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ वोट करना चाहिए। मैं कांग्रेस का वो नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी भी दल का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये निजी राय है कि यदि भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसी ताकतों को, ऐसे तत्वों को वोट के माध्यम से सबक देना बहुत ज़रूरी है। साफ तौर पर कहा है कि ऐसी ताकतों को जिन्होंने एक मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया हो, तो उनको सबक सिखाने का यही वक्त है, ऐसा यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हैं। हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली सरकार और मौजूदा सरकार, अच्छे दिन आपने वो भी देखे और जो अब एक हवाला दिया जाता है कि अब अच्छे दिन आ गए, किसको अच्छा दिन मानते हैं आप? हमें तो आश्चर्य होता है कि 70 साल का विकास दिखता नहीं है और 7 साल का विनाश नहीं दिखता। कोविड जैसी महामारी नहीं दिखती कि जिसमें हर आदमी ने कष्ट उठाया है और आज बहुत गंभीर स्थिति से वो गुजर रहा है। ना तो नौकरियों की संभावना है, ना काम व्यापार की संभावना है, और उपचुनावों में शायद ये सरकार, केंद्र सरकार, जिसको मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की पृष्ठभूमि मेरे परिवार की रही है और उसका योगदान शहर में दिखता है। शायद इन 30 सालों में वो योगदान भी दिखा नहीं, ना दिखाया गया। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ नेहरू पार्क की तरफ कि एक 75,000 वर्ग फुट का प्लाट मेरे पिताजी ने नेहरू जी के नाम से सन 71 में दान किया था और इन 30 सालों में उसको सफ़ेदी भी प्राप्त नहीं हुई, वाइट वॉश नहीं किया, क्योंकि नेहरू जी यहाँ खड़े हुए थे और एक जैन परिवार के द्वारा दान किया गया था। अब रहा वर्तमान समय में सरकार के चलने का, तो शायद ये गिनीज बुक में उपचुनावों का अपना रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं, और जो कि लोकतंत्र की जैसे हत्या हो रही हो, इस टाइप की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।
हम बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन अलोकतांत्रिक बातचीत चल रही है और जो कि हमारे हितों की रक्षा नहीं करती। इस देश की जो हम कहें कि विरासत, विविधता जातियों की, क्षेत्र की, भाषाओं की, धर्मों की, और वो लोकतंत्र की खूबसूरती थी। मगर आज हम जाति चश्मे से एक दूसरे को देख रहे हैं। रोज़ के मिलने वाले को हम बहुत अच्छी नज़र से नहीं देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके लिए दोषी है। मलमास में भगवान राम का शिलान्यास किया जाता है, किन कारणों से किया जाता हमें नहीं पता, लेकिन ब्राह्मणों को और शंकराचार्यों को व्हाट्सएप पे अपशब्द बोले जाते हैं और दक्षिण के पंचांग से वो मुहूर्त निकाला गया था। बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ये मेरी कमजोरी हो सकती है, मगर मैं जो बात समझता हूँ मैं वो बोलना चाहूँगा। और बार बार अगर ये ऐसे ही चुनाव होना है तो इन चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मैं दमोह की समस्त वोटरों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि नोटा कोई ऑप्शन नहीं है, नोटा की तरफ आप मत जाइए। और अगर नोटा की डेफिनीशन अगर देना चाहें ये निर्वाचन अधिकारी, तो उसको एक डेफिनीशन देना चाहिए। नोटा मतलब हमने नकारात्मकता दिखाई, लेकिन नकारात्मकता हमारी रूलिंग के खिलाफ में है। अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ में हम नोटा कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्पावर है उसके खिलाफ में तो कोई बात ही नहीं है। अगर नोटा किया है तो एम्पावर में जो है वो शीर्ष पार्टी को उसकी काउंटिंग जाना चाहिए। तो नोटा का मतलब है, नहीं तो फिर हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो कम से कम लोकतंत्र बचा रहे और सौहार्द बना रहे। आज जाति वर्ग भेद बहुत ज़्यादा विस्फोटक रूप में ऊपर आया है, जो हमारी सुरक्षा को भी ख़त्म कर रहा है। और व्यापारों के बारे में, लोगों के रोजगार के बारे में, तो यही सोच के वोट दिया जाए, यही सोच के वोट दिया जाए कि अब हमें स्थिरता चाहिए, हमें अस्थिरता नहीं चाहिए। और ये जुमलेबाजी नहीं चाहिए, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों। इनसे हमें काम की आशा है। 70 साल का विकास हमें नहीं दिखता, इंडस्ट्रीज नहीं दिखती हमको। हम 47 के भारत को नहीं देखते कि 47 में भारत कैसा था। और राजीव गांधी तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, वो हमें नहीं दिखती। मगर इन 7 सालों में क्या ऐसा कुछ हो गया कि जिसको हम चमत्कार मान रहे हों? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो ये बात जहन में रखते हुए अब मतदान करना चाहिए। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप मतदान करते समय अपने पूर्ण मत का प्रयोग करें। ये आपका अधिकार है, इसको अधिकार को ख़त्म ना करें और हम अपने अधिकार को बेचें भी नहीं। सुना आपने किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी है, जहां पर वकील साहब ने साफ कहा है कि हमारा जो लोकतंत्र जो उससे खिलवाड़ करता है तो हमें उसको सबक सिखाना है। वहीं दूसरी जैन साहब ने जो कहा है कि हमको ऐसी सरकार चुनना चाहिए जो सभी के साथ समानता बरते, ना कि भेदभाव। कुल मिला के अपनी बात उन्होंने खुलकर रखी है। अब आगे सोचना दमोह के मतदाताओं को है। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह।